हाँ देखिए बच्चा आ गया। बट मैं भी कह रहा था 5 मिनट से देख रहा हूँ कोई आ ही नहीं रहा। हम्म, मुझे लगा कि साले आईडी उडी लॉगिन होगी यदि क्लास लगी है तो। कोई नहीं। चलिए। ऑनलाइन। ऑनलाइन। अरे जगह है क्या? अरे ऑनलाइन। अरे गुस्सा हो सर गए मीटिंग क्या? अभी शुरू हो गई है। क्या चीज? सर मीटिंग अब तक शुरू ही नहीं हुई थी। अरे वो नेटवर्क इशू था थोड़ा। चलिए ये नोट कर लीजिए, मैं इसको वापस समझा देता हूँ, बस यही क्वेश्चन ही लिखा। टेंशन मत लीजिए यार, मैं समझा दूंगा। ये नोट कर लीजिए। वो कुछ नेटवर्क की दिक्कत हो रही थी, इस वजह से नहीं आ पाई मीटिंग। ठीक है। ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मुझे बोलिए तो मैं समझा देता हूँ इसको। जितना लिखा है केवल उतना नोट करिएगा। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ आपको। इसमें इसका इससे 25 आएगा। इसमें ऐड करेंगे तो 729। 729 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 27, ठीक है। तो 27, फिर 27 यहाँ पे आ गया, और इसका होता है 22। 22 27 कितना? 49, तो 7। 7 फिर इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 961 किसका होता है? 31 का। तो अंडर रूट में 31 ही हो गया। हुआ ना? अरे हाँ, अंडर रूट से बाहर 31 ही हो गया। और ये हो गया। और ये 0.02। 31 अपॉन। ये 5 ही जीरो होगा ना? आपने 6 जीरो कहाँ से लगा दिया? अच्छा 5 ही जीरो है, हाँ ठीक ठीक है, 5 ही जीरो है। इधर आ गया 0.02। ये 0.02 आएगा ना ऊपर वाला? हाँ ये 0.02 आएगा ना ऊपर। और नीचे आएगा 0.00081। कितना हो जाएगा ये? 6 डिजिट के बाद हो जाएगा ना? हो जाएगा। कुछ गलती हो गई थी, एक डेसिमल। अच्छा। नासिक महाराष्ट्र। सर अभी ज्वाइन हुए। अच्छा अभी ज्वाइन हुए हैं तो ये छाप लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ, बस यही लिखा था। नेटवर्क की वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। यही बताया पहला क्वेश्चन, अभी नोट करिए फिर मैं समझाता हूँ इसको, जल्दी थोड़ा नोट करिए। नोट करके बोलेंगे तुरंत। एलजेब्रा की लास्ट क्लास है आज, और लगभग मैंने सारा बता दिया है जितना सिलेबस में है। ठीक है। आज जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब एक्स्ट्रा है। आज जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ मिलता जुलता है, मतलब उसी का। जैसे यहाँ पर क्या करना था, ऐड करना था, वो मैंने बता दिया था आपको पहले कैसे ऐड करना है। यहाँ डिवाइड करना था, वो भी बता दिया था, तो उसी का एप्लीकेशन था। ठीक है। एक ही क्वेश्चन में डिवाइड भी करना था, ऐड भी करना था। सर हो गया। नोट हो गया? चलिए देख लेंगे अभी। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। ऑनलाइन गिवन क्या था? इफ। गिवन क्या था? इफ
इफ 1/p माइनस 1/q माइनस 1/r इज इक्वल टू 1/36 ऐसा गिवन है, एंड pq प्लस qr इज इक्वल टू pr ये भी गिवन है, तो आपको बताना है, क्या बताना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। किसकी वैल्यू बतानी है? r की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहां से हमने सॉल्व करना शुरू किया है। जो दूसरी कंडीशन दी है उसको हमने लिख दिया यहाँ पर, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, और यहां से हमें 1/p 1/q 1/r में जाना है, तो उसके लिए हम इस इक्वेशन में डिवाइड कर दिए पी क्यू आर से बोथ साइड। ठीक है, इसमें दोनों साइड हमने पी क्यू आर से डिवाइड कर दिया, और जैसे ही पी क्यू आर से डिवाइड करेंगे, मैं कल ही बताया था आपको कि क्या लिखते हैं इसको, पी क्यू प्लस क्यू आर अपॉन पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू आर, यही लिखते कि नहीं? और कल ही बताया था कि जब डिवाइड करने वाला सिंगल टर्म हो तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने वही क्या कर दिया, पी क्यू आर से डिवाइड करने के लिए पी क्यू अपॉन पी क्यू आर, क्यू आर अपॉन पी क्यू आर, पी आर अपॉन पी क्यू आर, क्योंकि हम बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोथ साइड सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, बोथ साइड सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, और बोथ साइड से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से पी क्यू और पी क्यू आर में से पी क्यू कैंसिल हुआ तो बचा 1/r, उसको मैंने यहां लिख दिया। क्यू आर में से पी क्यू आर में से क्यू आर कैंसिल हुआ तो 1/p बचा, यहां लिख दिया। पी आर में पी क्यू आर में से पी आर कैंसिल हुआ तो 1/q यहां लिख दिया। ठीक है, इस 1/q को मैं लेफ्ट साइड में ले आया तो हमारे पास बन गया 1/r प्लस 1/p माइनस 1/q इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो पहली कंडीशन दी थी उसको 1/p 1/q 1/r के टर्म में ही थी, तो उसको हमने लिख दिया। ठीक है, और दूसरी कंडीशन जो थी उसको भी हमने 1/p 1/q 1/r के टर्म में लिख दिया। ठीक है, अब दोनों में से हमें चाहिए क्या, केवल r चाहिए, तो हमने दोनों को यहाँ लिख दिया। और यहाँ लिखने के बाद ये देखेंगे कि r कैसे आएगा, कैसे r आएगा, है ना, r कैसे आएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे यदि मैं माइनस कर देता हूँ तो 1/p से 1/p कैंसिल हो जाएगा, 1/q से 1/q कैंसिल हो जाएगा, और r बच जाएगा। इसलिए हमने क्या कर दिया, दूसरे इक्वेशन को माइनस कर दिया। तो ये 1/p प्लस का था तो माइनस हो गया, ये माइनस का तो प्लस हो गया, ये प्लस का था तो माइनस, और ये माइनस, तो 1/p प्लस का 1/p माइनस से कैंसिल होके ये बन गया 0, 1/q माइनस वाला 1/q प्लस वाला ये कैंसिल होके 0, माइनस 1/r प्लस 1/r था ये भी माइनस हो गया, तो -1/r माइनस 1/r माइनस 2/r हो गया इज इक्वल टू 1/36। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो r की वैल्यू कितनी आ गई, -72। अब ऑनलाइन कोई दिक्कत हो तो बताइए, यदि समझ में नहीं आया हो तो। नो सर। समझ में नहीं आया या कोई दिक्कत नहीं है? सर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन लिखिए। इस क्वेश्चन में एडिशन भी था, डिवीजन भी था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ये भी आसान है। सॉल्व x प्लस वाई पे पावर -1 इंटू एक्स पे पावर -1 प्लस वाई पे पावर -1 एंड expressed with नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। इसको सॉल्व करना है, और जो भी आंसर आएगा एक्स वाई में उसको नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, नेगेटिव पावर के साथ लिखना है। किसके साथ लिखना है, नेगेटिव पावर के साथ। तो सबसे पहले सॉल्व करिए, पावर यदि नेगेटिव है तो क्या हो जाती है वैल्यू, पढ़ा है? अरे नहीं, पॉजिटिव कैसे हो जाती है? जैसे यदि x पे पावर -1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x 1/x पे पावर 1। यदि x पे पावर -3 है इसको हम लिख सकते हैं 1/x पे पावर 3। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है ना उसको हमें इस फॉर्मेट में लिख के सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसके भी, जैसे मान लीजिए सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 1/xy, सपोज कर लिया। ठीक है,
तो हम इसको नेगेटिव में क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई पे पावर -1, ठीक है। तो वैसा कुछ करना है, सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर बताइए तुरंत। सॉल्व करिए। सबसे पहले x प्लस वाई पे पावर -1 लिखा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x प्लस वाई। x प्लस वाई की पावर -1 है तो पूरा टर्म नीचे आएगा ना। x प्लस वाई की पावर -2 नहीं है, कुछ गलत हुआ है, एक बार चेक करिए दोबारा। बिल्कुल सही, इसमें ब्रैकेट लगाइए पहले तो, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए, उसको बाहर ही रहने दीजिए, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए। बिल्कुल, इसको एलसीएम लेके सॉल्व, ये ऐसे कैसे कैसे बदल जाएगा, पूरे पे -1 है तो ये अलग अलग कैसे हो जाएगा, 1/1 पूरा एक बार आएगा ना 1/, हाँ 1/x प्लस वाई, पूरे पे -1 है ना, ये पूरे पे -1 है तो पूरा नीचे आएगा एक साथ। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/x प्लस वाई, ये पहला वाला हो गया। और यहाँ दूसरा वाला क्या है, ये x पे पावर -1 है तो ये अकेले नीचे आएगा, और ये y पे -1 है तो ये भी अकेले नीचे आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा इसका, एक्स वाई, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, एक्स वाई, इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स कैंसिल होगा, वाई बचेगा, वाई 7 में मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, प्लस यहाँ क्या आएगा एक्स, और एक्स प्लस वाई, वाई प्लस एक्स बराबर ही तो है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये लास्ट में क्या आया, 1/x वाई, यही है, यही है कि नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/x इंटू 1/y लिख सकता हूं या नहीं। हमारा आंसर तो यही सही था, लेकिन इसने क्या बोला है, सॉल्व करने के बाद नेगेटिव एक्सपोनेंट में लिखना है, ठीक। जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव किया वैसे ही अब पॉजिटिव से नेगेटिव करेंगे। तो 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x पे पावर -1, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई लिख दिया। 1/y को क्या लिख सकते हैं, y पे पावर -1, ये रहा आंसर। y प्लस एक्स कहां से लाए, हम इसका एलसीएम लेके जोड़ दिए, ये है ना। तो एलसीएम एक्स वाई का क्या आएगा, एक्स वाई। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, इससे इसमें डिवाइड करते हैं, तो जब एक्स वाई में डिवाइड करेंगे एक्स से तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा, वाई बार में। उससे हम किस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 में, तो यहाँ आ गया वाई। सिमिलरली क्या करेंगे, एक्स वाई में डिवाइड किससे करेंगे, वाई से, तो वाई से वाई कैंसिल, कितनी बार में गया, एक्स बार में, उससे इसमें मल्टीप्लाई तो यहाँ क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है, ठीक है। अब ये भी सेम है, एक्स प्लस वाई लिखिए या वाई प्लस एक्स लिखिए तो इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है। तो ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर हो जाएगा कैंसिल, 1 टाइम्स। अभी क्या बच गया यहाँ पे, 1/x y, इसको हमने लिख दिया 1/x इंटू 1/y, और 1/x क्या होता है, x पे पावर -1, और 1/y क्या होता है, y पे पावर -1, ठीक है। हो जाएगा, कोई डाउट ऑनलाइन। नो सर। चलिए तो एक और क्वेश्चन लिखिए यदि डाउट नहीं है तो, हाँ छापिए जल्दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/y पे पावर a है, ठीक है। हाँ हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इसको हम x y पे पावर -1 भी लिख सकते हैं, इंटू x माइनस 1/y पे पावर b डिवाइडेड बाई
y प्लस 1/x पे पावर a मल्टीप्लाई में y माइनस 1/x पे पावर b। सॉल्व करिए। ये भी पहले एलसीएम लेके सॉल्व करना है, पहले एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ऑनलाइन अब की आंसर नहीं बताया ना तो समझ जाना। इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, एलसीएम लेके सॉल्व करिए और फटाफट आंसर बताइए। पावर जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व करिए। ऑनलाइन सर आ गया। आ गया आंसर। चलिए, आवाज जा रही क्या? यस। आवाज आ रही? यस सर आ रही। चलिए, हाँ, एक्स बाई, हाँ, अच्छा देखते हैं, थोड़ा सा और सही करना है उसको। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। चलिए, यदि ऊपर वाले का मैं एलसीएम लेता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ, तो एलसीएम क्या आएगा? वाई आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स वाई प्लस 1, इस पे पावर ए मल्टीप्लाई बाई, अगेन ये भी वाई आएगा, एक्स वाई माइनस 1, इसके पावर क्या हो जाएगा? बी। और डिवाइड में इसका भी एलसीएम क्या होगा? एक्स होगा, तो ये भी एक्स वाई प्लस 1 होगा, इस पे पावर क्या आएगा? ए। और ये क्या होगा? एक्स, तो ये भी एक्स वाई माइनस 1 पे पावर क्या होगा? बी होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं ना? अब आपको पता है, मैं 1 बाई या 4/7 यदि लिखूं, इस पे पावर 2 करूं, तो इसका मतलब क्या होता है? 4 का भी पावर 2 और 7 का भी पावर 2, यही होता है ना? बस वही तरीका अपनाएंगे यहाँ पर।
चलिए ये अंदर वाले को हम बाहर निकालते हैं, तो कैसे हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 1 का भी पावर ए और डिवाइड में y का भी पावर a, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई माइनस 1 का भी पावर b और नीचे y का भी पावर b, ठीक है। अब नीचे वाले में क्या है, यहां भी एक्स वाई प्लस 1 का पावर a और x पे पावर a, और यहां भी क्या आ जाएगा, एक्स वाई माइनस 1 की पावर b और नीचे भी x पे पावर b। क्लियर है कि नहीं। चलिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स वाई प्लस 1 पे पावर a इंटू एक्स वाई माइनस 1 पे पावर b, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, y पे पावर a इंटू वाई पे पावर b। यही होगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। डिवाइड में एक्स वाई प्लस 1 पे पावर a और एक्स वाई माइनस 1 पे पावर b, और यहाँ भी डिवाइड में x पे पावर a इंटू एक्स पे पावर b, यही होगा ना। अब आपको पता है जब भी 1/2 डिवाइड बाई 2/3 हो तो क्या लिखते हैं इसको, 1/2 और मल्टीप्लाई बाई 3/2, बस वही काम यहाँ करना है, ठीक है। चलिए तो जब यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई प्लस 1 पे पावर a इंटू एक्स वाई माइनस 1 पे पावर b, ठीक है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, y पे पावर a, ठीक है। और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ना, पावर ऐड हो जाता है, तो इसको a प्लस बी लिख दूं पावर, ठीक है। और ये भी जाके उल्टा क्या हो जाएगा, x पे पावर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो a प्लस बी, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस 1 पे पावर a इंटू एक्स वाई माइनस 1 पे पावर b। अब ध्यान से देखिए, एक्स वाई प्लस 1 पे पावर a, एक्स वाई प्लस 1 पे पावर a कैंसिल होगा, एक्स वाई माइनस 1 पे पावर b, एक्स वाई माइनस 1 पे पावर b कैंसिल हुआ, यहाँ बचा x, यहाँ बचा y, तो क्या लिखेंगे इसको, ऊपर क्या है x पे पावर a प्लस बी और नीचे क्या है y पे पावर a प्लस बी। अब यदि पावर सेम है, जैसे हमने लिखा था 7/2 पे पावर यदि 3 था तो हमने इसको क्या लिखा था, 7 पे पावर 3 और 2 पे पावर 3, वैसे ही यदि पावर सेम है तो एक ही बार पावर लगा सकते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे, x अपॉन वाई पे पावर a प्लस बी, यही है आंसर, नोट कर लीजिए। 4 पे छूटेगी क्लास, उसके बाद ब्रेक होगा 10 मिनट, हाँ ठीक है, 4 बजे ब्रेक होगा, है ना। हाँ नोट कर लीजिए, थोड़ा जल्दी 1-2 क्वेश्चन और कराना है, जल्दी नोट करेंगे। दो क्वेश्चन और कराना है। नहीं गलत हुआ कहीं से, ये पावर बी था ना, अच्छा ये पावर बी है और ये पावर ये भी बी है, अच्छा इसको आपने ऊपर करके एक्स बाय एक्स वाई प्लस वन और इसकी दोनों की पावर ए है, जैसे ही इसके नीचे ये इसके बगल में लिख दिया और फिर इसे काट दिया, उसके बाद फिर एक्स बाय माइनस वन बाय बाय और फिर ऊपर बाय और एक्स माइनस वन। कुछ गलत हो गया पावर में, आप ऊपर नीचे करने में माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, यहाँ पर जब इसको ऊपर पहुंचाएंगे तो x जाएगा ना, अच्छा इसका x गया है ना, इसके साथ तो यही तो कटेगा सर, तो फिर ऊपर नहीं तो लिखेगा। पावर यहाँ पर देखो ना, ये वाला पावर ऊपर जाएगा ना तो x जाएगा ना इसके साथ, x पे पावर, मैंने सिर्फ पूरे उनके ऊपर पूरे के ऊपर एक हाँ तो ये x अपॉन वाई पे पावर a आया ना, फिर तो ये x अपॉन, कॉमन हाँ ये x पे पावर a बचेगा, यहाँ पे अपॉन में y पे पावर a बचेगा,
एक्स अपॉन वाई पे पावर ए, ये वाई ये कहाँ से आ गया, वाई नहीं है, ये भी एक्स अपॉन वाई ही होगा। x5 माइनस 5। हाँ तो यहाँ से देखो ना आप, यहाँ से x गया तो ये ऊपर जाएगा ना x, पर x है। गलत हो गया ना, यहाँ से x ऊपर जाके y नीचे आएगा। तो सेम ये भी बनेगा एक्स अपॉन वाई पे पावर b, फिर वही लिख देंगे एक्स अपॉन वाई पे a प्लस b। नोट हो गया ऑनलाइन? यस सर, हो गया। हाँ तो मैं मिटाता हूँ, ये क्वेश्चन और करेंगे, यस। ठीक है। हाँ हाँ ठीक ठीक, इसको मैं हटाता हूँ, जल्दी नोट करिए थोड़ा। चलिए एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, है ना, समझाता हूँ आपको। फैक्टर, फैक्टर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइजर जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो। एक ऐसे डिवाइजर को फैक्टर बोलते हैं जो डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या आता है, जीरो। बात समझ में आ गई? तो इसी पे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए if 2x minus 3 is a factor of 2x पे पावर 4 माइनस एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a। बताइए क्या करेंगे इसमें। क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। बोला गया है कि आपको a की वैल्यू बतानी है, कब? यदि 2x माइनस 3 एक फैक्टर है किसका, इसका। और अभी अभी हमने बताया कि यदि कोई फैक्टर है, इसका मतलब वो डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। तो हमें यहाँ पे काम क्या करना है, इससे इसमें डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर बचता है, जो भी रिमाइंडर बचता है उसको किसके बराबर बनाना है, जीरो के बराबर। किसके बराबर, जीरो के बराबर, क्योंकि ये फैक्टर है ऐसा बोला गया है, और यदि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो ही आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो हमें इससे डिवाइड करना है इसमें, और जो भी रिमाइंडर बचता है, मतलब यदि पावर 1 से कम आ गया जो भी, तो वही रिमाइंडर है, क्योंकि रिमाइंडर जीरो होगा, क्योंकि ये दिया है कि ये फैक्टर है। तो जो रिमाइंडर आएगा ए उसमें आएगा, उसको जब हम इक्वल पुट करेंगे जीरो के तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो जल्दी डिवाइड करिए फटाफट, चलिए ऑनलाइन। अरे सो गए क्या? नो सर। हाँ डिवाइड करिए, जल्दी डिवाइड करिए, डिवाइड करिए। और मैं एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए लिख देता हूं। दो मिनट सर। डिवाइड करने के बाद ये वाला आप होमवर्क में लिख लेंगे, और मैं बता देता हूं क्या करना है, इसमें भी ध्यान से सुन लीजिए। पहले लास्ट वाले क्वेश्चन में ध्यान से सुन लीजिए क्या करना है। लिखा है एक्सप्रेशन ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 13 एंड 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a आर डिवाइडेड बाई x प्लस 2। मतलब x प्लस 2 से एक बार इसमें डिवाइड करेंगे,
और इसी x+2 से एक बार इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, इसके केस में भी कोसेंट कुछ आएगा, रिमाइंडर कुछ आएगा, इससे भी जब डिवाइड इसमें करेंगे तो रिमाइंडर कुछ आएगा, कोसेंट कुछ आएगा। लेकिन कह क्या रहा है, इफ द रिमाइंडर इन ईच केस, मतलब इसका भी रिमाइंडर और इसका भी रिमाइंडर यदि सेम है तो एक ही वैल्यू बतानी है। मतलब ये है कि जो रिमाइंडर इसमें आएगा और जो रिमाइंडर इसमें आएगा, दोनों को क्या लिखना है, बराबर, दोनों को इक्वल कर देना है, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी वहां से, ठीक है। चलिए ये वाला मैं बता देता हूं और वो वाला आप होमवर्क में कर लेना। देखिए 2x - 3 से डिवाइड करना है किसमें, 2x पे पावर 4 माइनस x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a, यही है। ध्यान से समझ लेना एक बार में। क्या आएगा यहाँ पर, x³, तो 2x पे पावर 4 माइनस 3x³, यही आएगा, माइनस प्लस ये कैंसिल, माइनस x³ प्लस का 3x³ क्या आएगा, प्लस का 2x³, ऊपर क्या है माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का a, अब क्या आएगा, प्लस का x स्क्वायर, यही आएगा ना। तो क्या बनेगा 2x³ माइनस का 3x स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा ना। अब यहां से क्या बनेगा, माइनस का 2x प्लस का a, अब भी ये सिंगल पावर, अब भी ये रिमाइंडर नहीं है, अब भी एक बार जाएगा, कितनी बार, -1 बार, तो क्या बनेगा -2x प्लस का 3, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल होगा, तो रिमाइंडर क्या आया बच्चे, a-3। लेकिन क्या बोला था कि ये एक फैक्टर है, और यदि फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इस रिमाइंडर को, इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, 3, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। बात समझ में आ गई। ऐसे ही हमें इसमें क्या करना है, एक बार इससे डिवाइड करना है तो कुछ रिमाइंडर आएगा, एक बार इससे इसमें डिवाइड करना है तो दूसरा रिमाइंडर आएगा, और दोनों क्या कह रहा है, बराबर है। जब दोनों को बराबर करेंगे तो वहां से एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो समझ में आ गया, ऑनलाइन समझ में आ गया क्या। यस सर। तो अलजेब्रा की क्लास आपकी बस आज तक यहीं तक थी, ठीक है। और जितना बताना था मुझे लगभग हमने पूरा कोशिश की हमने कि हाँ सब कुछ आपको बता दिया गया। तो आप ये होमवर्क में कर लेना, और जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर लेना, डीपीपी जो भी आपको मिलती है उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी आगे अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। चलिए अब अगली क्लास आपकी आएगी, तब तक ब्रेक ले लीजिए 2-4 मिनट का, है ना, ज्यादा नहीं, ये नहीं कि जाके घूम
सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। वॉल्यूम आ रहा है? सर आ रहा है। आ गया आप? ठीक है। देखो अभी तक केवल हमने यहाँ पर एक ही फॉर्मूला लिखा है। सबसे नंबर 1 स्क्वायर, तो स्क्वायर में आप सबसे पहले एरिया याद रखेंगे, फिर उसका पेरीमीटर याद रखेंगे। सेकंड नंबर रेक्टेंगल, इसके लिए भी मैं यहाँ पर एरिया लिख रहा हूँ। एरिया देखो यहाँ पर L × B होगा, ठीक है। इसके लिए एरिया क्या होगा? L × B। और अगर मैं यहाँ पर पेरीमीटर की बात करूंगा तो आप L + B + L + B, मतलब 2 टाइम्स ऑफ L + B लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब देखो यहाँ पर और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसके डायगोनल से रिलेटेड बन सकते हैं, तो मैं डायगोनल यहीं पे लिख देता हूं। अगर मुझे डायगोनल फाइंड आउट करना है स्क्वायर के लिए, या फिर मुझे डायगोनल फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल के लिए, तो एक बार के लिए पहले हम इसको देखते हैं। देखो डायगोनल यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका L है, ये जो आपका B है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री एंगल बनता है, तभी हम बोलते हैं कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल किस तरह का होता है, आप यहाँ पे, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा हालांकि, लेकिन आप इतना तो समझते हो कि रेक्टेंगल होता क्या है। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होता है, ये साइड है, ये भी एक साइड है, ये एडजेसेंट साइड्स कहलाती हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास में बन रहा है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा एक ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। ट्रायंगल देखो, अगर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसका वन एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी 2 एंगल्स कैसे भी हो सकते हैं, बाकी 2 एंगल का सम यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ये एडजेसेंट साइड्स होती है, इसमें से हम किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम परपेंडिकुलर P से डिनोट कर दिया मैंने, PERP लिख लें आप समझने के लिए। और ये होता है हमारा बेस, ठीक है। एक बेस है हमारा, एक परपेंडिकुलर है, एक हाइपोटेनियस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम बौद्धायन थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वो देखो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम।
कि जो आपकी लार्जेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनियस है। यहाँ पर हाइपोटेनियस का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वलेंट होता है ये, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वलेंट होता है। ठीक है, याद रखना, इस पर अभी क्वेश्चन भी लेंगे अपन एक। ठीक, क्लियर। तो उस बेस पर अगर मैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो फिर मुझे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात समझ में आई? अगर हम डायगोनल फाइंड आउट करना चाहते हैं किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम डायगोनल फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसका डायगोनल यहां पे लिख रहा हूं मैं, ये आपके साथ सामने साइड स्मॉल ए से हमने इसको डिनोट कर दिया, तो ये आप ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, यहां इसकी कैलकुलेशन बता देता हूं मैं। देखो डायगोनल कैपिटल डी से डिनोट कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आप लिखेंगे और ये डायगोनल का स्क्वायर बनेगा, फिर ये बनेगा 2a स्क्वायर, और फिर ये आपका डी स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। जब आप डी की वैल्यू निकालेंगे तो आप लिखेंगे रूट 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, तो आपके पास में ऑल ओवर जो नंबर आएगा यहाँ पर वो आएगा रूट 2 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, जबकि यहां पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम यूज करते हैं। इस वाले केस में क्या करेंगे, डायरेक्टली एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यूज करेंगे। स्क्वायर वाले केस में हम क्या करेंगे, रूट 2 मल्टीप्लाई साइड लिखेंगे, रूट 2 मल्टीप्लाई साइड। इतना क्लियर। ट्राइंगल की ओर आगे बात करते हैं। ट्राइंगल में अब अगर मुझे एरिया लिखना है तो ट्राइंगल का एरिया भी पता है आप लोगों को, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट लिखते हैं, बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब हमेशा हमारे पास में जो ट्राइंगल की हम बात करते हैं, हमेशा हमारा ट्राइंगल ऐसा तो होगा नहीं कि राइट एंगल ट्राइंगल ही हो, कि मुझे वहां पर बेस मल्टीप्लाई हाइट से मेरा काम हो जाए। ठीक है, ट्राइंगल मेरा ऐसा भी हो सकता है जिसको मैं आइसोस्केलस ट्राइंगल बोलूं। ट्राइंगल हमारा ऐसा भी हो सकता है जिसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोले। ट्राइंगल हमारा ऐसा भी हो सकता है जिसको हम स्केलन ट्राइंगल बोले। ठीक है, रूट ए नहीं होता बेटा, रूट 2a होता है। नहीं होता, स्क्वायर का डायगोनल पूछ रहे हो ना आप? हाँ, यही होता है जो मैंने लिखा है। ठीक है, हो सकता है आपको गलत याद हो, यहाँ पे हम रूट 2 मल्टीप्लाई ए करके लिख लें इसको। ठीक है, आप चाहो तो इसको फाइंड आउट करके देख सकते हैं हम। ये पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो हम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे, 2a स्क्वायर बन गया। डी स्क्वायर मतलब डायगोनल स्क्वायर लिख दिया हमने। डी की जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से ए स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जैसा हमने प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं हम स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, जब ये बाहर आएगा तो आप डायरेक्टली इसको ए लिखेंगे और ये रूट 2 ही कहलाएगा। चूंकि रूट 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं किया। ठीक है, इसको रफ करें। अच्छा, डायगोनल नहीं लिखा अभी, आप लिख लो लिख लो। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लो। ठीक है, हटा दूं? ठीक है, अब मैं यहाँ पर ट्राइंगल की बात करते जा रहा हूं और मैं जल्दी जल्दी सिखाऊंगा थोड़ा सा स्पीडली, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड को भी मेंटेन रखें अपनी। ठीक है, देखो ट्राइंगल मेरे पास में कैसे भी हो सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि ये आपके पास में एक ट्राइंगल है और इसकी तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल हैं, ये जो 3 साइड्स हैं, ये 3 साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो हम इसका जो एरिया होता है उसको हम लिखते हैं √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई 4 और साइड स्क्वायर, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का सीधा सीधा मतलब होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल आप लोग लिख लोगे हेडिंग। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों ही साइड्स आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो मैं लिख रहा हूं अभी। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का हम एरिया लिख रहे हैं। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का हम डायरेक्टली एरिया ये याद रखेंगे, √3/4 मल्टीप्लाई साइड। क्लियर? किस तरीके से आता है देखो इसका एरिया, बेसिक आइडिया हमारा वही होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट से। तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट का अगर मैं यहाँ पर यूज करूं और आपको ये बोलूं कि कैपिटल ए बी सी तो आपके पास में साइड्स के वर्टेक्स हैं, और ए से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और इसको नाम दे देता हूं ए डी, डी पॉइंट अगर इसको नाम दे देते हैं, तो यहां से आप ए से लेकर के डी तक की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है,
ए से लेकर के डी तक की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, आपको ए डी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ए डी स्क्वायर लिखना चाहता हूं तो मैं हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर कर दूं, मतलब ए स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर कर दूं। ये पूरी साइड है मेरे पास में ए, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा लाइन, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक का जो साइड है वो क्या बनेगा, a/2 बनेगा, ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पर a/2 होल स्क्वायर माइनस करेंगे, आपको यहाँ पर a स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन 4 मिलेगा, यहाँ पर आपको 3/4 a स्क्वायर मिलेगा। जब आप यहाँ से AD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 a स्क्वायर, यहां से √3/2 बनेगा, मल्टीप्लाई a बनेगा, a मीन साइड। तो ये जो है आपके √3/2 मल्टीप्लाई साइड, ये हमारी हाइट कहलाती है। क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। हाँ बोलो। a√2, तो बात तो एक ही है बेटा, आप √2a लिखो या a√2 लिखो, एक ही तो बात है, ठीक है। √a नहीं, डायगोनल नहीं होता वो। आप किसी क्वेश्चन में अगर आपने फाइंड आउट किया और ऐसा आ गया हो कहीं पर तो वो बात अलग, ठीक है। इक्विलेटर ट्रायंगल आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली सीखना क्या चाहते हैं अपन, हम यहाँ पर मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही सीखना चाहते हैं, ठीक है। जल्दी से हम यहाँ पर आइसोस्केलस ट्रायंगल की बात करते हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल का मीनिंग होता है कि जिसके आपके 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। एनी 2 साइड्स अगर मेरे पास में इक्वल है तो वो आइसोस्केलस ट्रायंगल है, और तीसरी साइड कितनी भी हो सकती है, ठीक है। थर्ड साइड यहाँ पर कितनी भी हो सकती है। इसका भी एरिया में एक बाय फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास में जो ट्राइंगल है आइसोस्केलस ट्राइंगल, उस आइसोस्केलस ट्राइंगल का बेस हम बी मान लेते हैं, और बेस को तो अपन बी मान ले, और साइड जो इक्वल साइड से उसको अपन ए मान ले, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसका एरिया निकाल सकते हैं। प्रोसेस हम कुछ ऐसा ही रखें, लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली याद रखना हो तो फिर मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। बी यहां पर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर बी इज ए जो इक्वल साइड नहीं है। ए तो हमारे पास में यहां पर इक्वल साइड है, और बी मेरे पास में यहां पर इक्वल साइड्स नहीं है, ठीक है। ऐसा हम यहां पर लिख सकते हैं, ठीक, क्लियर। अब मेरे पास में मान के चलो कि ऐसा ट्राइंगल ही है, लेकिन इस ट्राइंगल का एरिया में एक तरीके से और निकाल सकता हूं। मेरे पास में सपोज स्केलन ट्राइंगल है, इधर वाला रफ करें, ठीक है। मेरे पास में एक स्केलन ट्राइंगल है। स्केलन ट्राइंगल तो देखो कैसा भी हो सकता है ना, यहां पे लिख लेते हैं। स्केलन ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, जैसे मैं आपको ये बोलूं कि भाई ये तो स्केलन ट्राइंगल है, यहाँ पे सारी ही साइड्स आपको अलग अलग डिस्टेंस लेंथ की दिख रही है, यहाँ पर आपको तीनों ही साइड्स अलग अलग लेंथ की दिख रही हैं। ऐसे वाले केसेस में हम ये कहते हैं कि एक साइड स्मॉल a है, एक साइड स्मॉल b है, एक साइड स्मॉल c लेंथ की है। तो इस वाले ट्राइंगल में जब मैं एरिया की बात करूंगा, ठीक है, पेरीमीटर तो आप निकाल ही लोगे ट्राइंगल का, सम ऑफ ऑल साइड्स इज ए पेरीमीटर, ठीक है। अगर मैं सारी ही साइड्स का सम कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, पेरीमीटर। ऐसे वाले केस में अगर मेरे पास में एरिया निकालने की कभी जरूरत पड़ती है, ऐसे वाले केस में मतलब स्केलन ट्राइंगल है, जैसे मैं आपको बोल दूं कि भाई तीनों साइड्स अलग अलग है, ठीक है। हम यहां पर इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस स्मॉल बी एंड एस माइनस स्मॉल सी, ठीक है। वेयर एस इज ए सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब इस ट्राइंगल का पेरीमीटर लिखें और उसका हाफ कर दें, क्या बोलते हैं इसको, सेमी पेरीमीटर।
ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? सेमी पेरीमीटर। दिख रहा है सब बच्चों को? इसको हम क्या बोलेंगे? सेमी पेरीमीटर। और ये हमारे पास में जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का नाम भी है, इसको हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला है। ये हीरोन्स ने बनाया, हीरोन्स ने दिया, इसलिए इसका नाम हीरोन्स फॉर्मूला रख दिया। ठीक है, हम स्केल एंड ट्राइंगल का एरिया इसी से फाइंड आउट करते हैं। आइसोस्केलस का एरिया भी मैं इसी से फाइंड आउट कर सकता हूं। इसी फॉर्मूले से हम आइसोस्केलस का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आइसोस्केलस का एरिया भी हम इसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर? और बात देखते हैं, देखो यहाँ पर ट्राइंगल के लिए, क्या अगर आपके पास में ट्राइंगल में, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि अगर आपके पास में ट्राइंगल में इन केस कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मेरे पास में एक ट्राइंगल गिवन है, सपोज मेरे पास में इस तरीके से एक ट्राइंगल गिवन है और यहां पर एक एंगल गिवन है, ये साइड आपको गिवन है, ये साइड भी आपको गिवन है, तो इस वाले केसेस में भी हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहां पर जब आप एरिया लिखते हैं तो आपके पास में एरिया होता है 1/2 AB साइन थीटा। अब आप पूछोगे कि सर ये साइन थीटा क्या है? ठीक है, डेफिनेटली पूछोगे, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम आप इस चीज को फेस कर रहे हो। साइन थीटा हमारे पास में टिक्नोमेट्री में काम आने वाला एक रेशो है। ठीक है, साइन थीटा टिक्नोमेट्री में काम आने वाला रेशो है। इन केस अगर आपके लेवल पर कोई क्वेश्चन इस तरह का बनता है तो वो आपको यहाँ पर थीटा की जैसे वो कोई वैल्यू देगा कि भाई 60 डिग्री है, और फिर वो आपको हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो ऐसा भी उसने क्वेश्चन बनाया, आपको वहां पर बताएगा कि आपका ये जो साइन थीटा है, मतलब साइन 60 डिग्री है, ये वैल्यू आपको गिवन होगी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये वाली वैल्यूज गिवन होती है। ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू को पढ़ाने के लिए भी पूरा एक पीरियड चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? इस पूरे कंसेप्ट को सिखाने के लिए पूरा एक लेक्चर चाहिए। ठीक है, तो केवल हम इतना याद रख सकते हैं कि 1/2 A मल्टीप्लाई B साइन थीटा हमारे पास में ये एक फॉर्मूला होता है जिससे हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। मेरे पास में यहाँ पर तीनों साइड्स नहीं है, मेरे पास में ये दो एडजेसेंट साइड है। ठीक है, ये वाला केस कभी भी ऐसे अप्लाई नहीं होता कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई यहाँ आपको एंगल गिवन है, ये साइड बी है, ये साइड ए है, तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये अप्लाई नहीं कर सकते फिर हम। मुझे यहाँ पर एंगल कौन सा वाला चाहिए होता है? इनके बीच वाला एंगल। ठीक है, क्लियर? याद रह जाएगा, इसको अलग से लिख लो। इसको अलग से लिख लो, ये 1/2 AB साइन थीटा। हाँ, हीरोन्स फॉर्मूला से कर सकते हैं इसको। समझ नहीं आया? अभी समझा रहे हैं उसको भी। नोट कर लो, हीरोन्स फॉर्मूला अभी समझते हैं अपन। देखो, ये हीरोन्स फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट के अंदर आप s लिखोगे, s माइनस a लिखोगे, s माइनस b, s माइनस c। s हमारे पास में सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है, s क्या है? सेमी पेरीमीटर। मतलब आप ऑल ओवर पहले पेरीमीटर निकालोगे, फिर उसका हाफ करोगे तो आपको मिलेगा सेमी पेरीमीटर, और फिर इस सेमी पेरीमीटर की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दोगे। ए बी सी की वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, ए बी सी की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, तो इस फॉर्मूले का हम डायरेक्टली यूज कर पाएंगे और एरिया निकाल पाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले का यूज करेंगे, एरिया निकालेंगे। हाँ, ये सब में चलेगा, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल बन गया, इसीलिए वहां पर हमने डायरेक्टली एक फॉर्मूला अलग से याद रख रखा है। वो तो मैंने सबसे पहले लिख ही दिया था, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, उसका तो अपन यूज कर ही सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर आपको केवल थीटा से और इन दोनों साइड से मतलब है, तो आप इसका एरिया इस तरीके से लिख सकते हैं। हालांकि इस पर क्वेश्चन बनना
अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने केवल लिखा दिया, अपन याद रखने के हिसाब से इसको याद रख सकते हैं। कर दूं ना रफ अप? तो इसको नहीं करूं, दोबारा लिखूं? लिखो, जल्दी जल्दी लिखा करो थोड़ा। 1/2 a मल्टीप्लाई b साइन थीटा। उधर का तो कर दूं, तो इधर का कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल में मैंने आपको यहाँ पे एक वैल्यू लेकर के दिखा दी। ठीक है, ये वैल्यू मैंने लेकर के दिखा दिया आपको कि अगर आपको यहाँ पर कभी 60 डिग्री इस तरह से गिवन है और आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई भी आपको क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको साइन 60 की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन हो, और फिर वो आपसे ये कहे कि आप इसका एरिया निकाल करके दिखाओ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, बी की वैल्यू पुट कर देंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करो, करें रफ? साइन थीटा हमेशा √3/2 नहीं लेंगे, ये तो मैंने आपको केवल साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताई है। ठीक है, केवल साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताई। हाँ, ये अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तो आप डायरेक्टली इसका यूज कर लोगे। अब देखो, एक बार हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में समझ लो। साइन 60 डिग्री की ही वैल्यू √3/2 है। ठीक है, ठीक, क्लियर? चलो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन से। The length of two sides आपको देखो यहाँ पर दो साइड्स गिवन है, 8 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड आउट हम करना चाहते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। हम यहाँ पर इस ट्राइंगल का एक पेरीमीटर बताना चाहते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। अब आइसोस्केलस ट्राइंगल का मतलब समझते हैं आप लोग। ठीक है, अच्छी तरीके से आप आइसोस्केलस ट्राइंगल का मीनिंग समझ चुके हो। क्या होता है आइसोस्केलस ट्राइंगल? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे ये पता नहीं है कि कौन सी वाली साइड्स इक्वल है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारा को ये बात पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सी वाली साइड्स इक्वल है, 80 होगी, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा कभी कोई क्वेश्चन गिवन होता है जिसमें आपको कभी इक्वल साइड के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, ठीक है, तो उस वाले में हमारे पास में दो केस होते हैं। हो सकता है आपके पास में एक साइड 8 इक्वल हो, तो ये वाली डेफिनेटली 14 होगी। हो सकता है कि आपके पास में 14 हो, तो ये वाली। अगर मैं इस वाले केस में पेरीमीटर फाइंड आउट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 8 + 8 + 14 कितना बन गया? ये 30। और अगर मैं इस वाले केसेस में पेरीमीटर फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास में क्या आंसर आएगा? 36। 14 + 14 28, 28 + 8 कितना आंसर आ जाएगा? 36। ठीक है, यहां पर सेंटीमीटर में गिवन है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में ही लिखें। इस वाले केस में आपके पास में देखो दो टाइप के आंसर आते हैं, दो आंसर आते हैं, ये दोनों ही आंसर राइट है। ठीक है, अब जैसे मैं अगर एक ऑप्शन बनाता हूं
15 सेंटीमीटर, एक ऑप्शन बनाता हूं 30, एक बनाता हूं 36 और डी वाला ऑप्शन बनाता हूं बोथ बी एंड सी। तो आपका राइट आंसर कहां पर जाएगा? बोथ बी एंड सी पर जाएगा। लिख लो इसको। हाँ बिल्कुल होता है, तो वहां पर भी तो ऐसे ऑप्शन बन सकते हैं। अच्छा ऑप्शन नहीं आते, ऑप्शन, अच्छा हाँ, स्टेज 2, बिल्कुल बिल्कुल राइट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सही कह रहे हो आप। देखो लेकिन जब तक आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करोगे, इसको तो कर दूं रफ। चलो इस फॉर्मूले का यूज भी बता देता हूं आपको, इस फॉर्मूले को करना सीखना आप, ठीक है? इस वाले को, हाँ बिल्कुल, इसको दो केस बना करके करेंगे, ठीक है ना? यहां पर आप केस 1 कर देना, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। ये वाला क्वेश्चन आप दो केस बना करके करोगे। अब अगर इसी क्वेश्चन में, ठीक है, आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन होती, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? देखो इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन होती कि यहां पर 8 जो है आपकी वो इक्वल साइड है, 8 आपकी इक्वल साइड है, ठीक है? इसको आप चाहो तो एक नया क्वेश्चन बना करके लिख लेना, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा। क्या आपके पास में एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसकी इक्वल साइड्स 8 है और उसका जो बेस है वो है 14 सेंटीमीटर, और आप इसका एरिया फाइंड आउट करें, फाइंड एरिया। तो हम इसका यूज करेंगे। अब किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखना, ठीक है? ये कैसा ट्रायंगल है आपके पास में? आइसोस्केलस ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? ठीक है, आइसोस्केलस के लिए भी हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, और डायरेक्टली आइसोस्केलस का भी एक फॉर्मूला मैंने अभी लिखाया थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, उसका भी यूज कर सकते हैं। वो फॉर्मूला हमारे पास में था बी स्क्वायर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, उसका भी अपन यूज करके देखते हैं। इसको रफ करें। अब देखो नेक्स्ट अगली स्टेप, कि अगर मेरे पास में एक क्वेश्चन है, तो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा अपन ने, इसी में से एक क्वेश्चन बना लिया छोटा सा। क्या है क्वेश्चन? कि आपके पास में ये ट्रायंगल है, मतलब आपको एक आइसोस्केलस ट्रायंगल गिवन है, इक्वल साइड इस 8 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर इसका बेस है, और मैं इसका एरिया यहां पर फाइंड आउट करना चाहता हूं बाय हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है? तो देखो इसका सॉल्यूशन, आपको यहां पर ए बी और सी तीनों साइड्स एज्यूम करना चाहिए, ठीक है? ए मैं किसी को भी बोल दूं, जैसे मैंने 8 को ही बोल दिया, बी भी मैं 8 को ही बोल दूं, और सी, ए बी सी का मतलब समझ गए ना, साइड्स, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है केवल ये, नहीं ये केवल साइड लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ए बी सी। हाँ, तो सबसे पहला काम हम यहां पर सेमी पेरीमीटर एस फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो आपके पास में कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, कितना हो गया ये? 30 अपॉन 2, मतलब 15 सेंटीमीटर आपके पास में सेमी पेरीमीटर आया। फिर हम इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया किस तरीके से निकालोगे आप? स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है? क्या आएगा हमारा एरिया? देखो एस मेरे पास में कितना है? 15, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? एस माइनस ए से। एस माइनस ए मैंने किसको एज्यूम कर रखा है? फिर हम क्या लिखेंगे? 15 माइनस 8। एक बार फिर मुझे क्या लिखना है यहाँ पर? 15 माइनस 14, ठीक है? तो देखते हैं एरिया किस तरीके से आएगा इसका। यहां पर आपको मिलेगा 15 मल्टीप्लाई सॉरी माइनस 8 करो, कितना आया? 7। कितना आया? यहां पर भी 7 आया और यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है? ठीक, क्लियर इतना? अब देखो यहां पर स्क्वायर रूट में ये दो नंबर आ रहे हैं, 7 और 7 2 टाइम्स आ रहे हैं ना, मतलब ये पेयर बन रहा है। अगर पेयर बनता है
तो मैं एक नंबर को बाहर ले सकता हूं, मतलब मैं 7 को बाहर ले सकता हूं, और √15 का कोई पेयर नहीं बन रहा। ठीक है, इसको अगर मैं 3 × 5 भी लिख दूं तब भी कोई पेयर नहीं बन रहा, क्योंकि यहां अंदर ना तो आपको 3 दिख रहा ना 5 दिख रहा। ठीक है, तो आपका ये आंसर है, ये आपका एरिया है। हाँ बिल्कुल। अब इस ट्राइंगल का एरिया हम निकालने करके देखते हैं डायरेक्ट बाय फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से भी यहां पे लिख देता हूं उसका एरिया। आप देखो, जो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है वो है b² √4a² - b²/4। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। b है मेरे पास में 14, अपॉन में 4 आ जाएगा। यहां पर आपको मिलेगा 4 × a² मीन्स 8² - 14²। ठीक है, ठीक, इसको एक बार सॉल्व कर लो तो आपके पास देखो क्या क्या बनेगा। ये इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन, 2 टाइम और 7 टाइम, तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ अपॉन में रह गया 2, और स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको भी अपन कैलकुलेट करें। 4 × 8 8 64 - 14² मतलब 196। तो आप 64 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 196 माइनस कर दो और उसका स्क्वायर रूट निकालो। ये इसके इक्वलेंट आ जाएगा। आप एक बार ट्राई कर लेना इसको। ठीक है, ये तो हो गया 7/2। यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, कितना आया? 40 गया। 64 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 256, और -196 करो, सिक्सटी। स्क्वायर रूट के अंदर 60 को आप क्या लिख सकते हो? स्क्वायर रूट के अंदर 60 को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ? 60 को आप 4 × 15 करके लिख सकते हो, लिख दो। तो मेरे पास में यहाँ तो आया 7, ये स्क्वायर रूट के अंदर 4 × 15 रह गया, और ये हो गया 2। ये 4 बाहर आ जाएगा, 2 बन करके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 7 √15 आपको यहाँ पर आंसर दे देगा। इसी के इक्विवेलेंट आंसर वहां से भी मिलेगा। आगे बात समझ में? इसको इसको इसके नीचे वाले को, इस 4 को हम बाहर ले सकते हैं ना, स्क्वायर रूट के। 4 को आपने बाहर लिया, 4 बाहर आएगा तो 2 बनेगा, 2/2 बन जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 7 है, √15 है, तो इसके इक्वलेंट ही तो आ रहा है। ठीक है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब वो भी एक ऑथेंटिक फॉर्मूला है, ये भी एक ऑथेंटिक फॉर्मूला है। हम दोनों में से किसी से भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी से भी आप यहाँ पर एरिया निकालो, आपको सेम एरिया मिलेगा। नया क्वेश्चन लूं?
देखो द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है, पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 132 सेंटीमीटर, ये हमारे को गिवन है। फिर हमारे को गिवन है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स, sum of square of all sides of sum of square of all sides is, ये हमारे को गिवन है 6050, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर में है ये। द सम ऑफ legs of triangle, legs of triangle मतलब क्या हुआ, पहले तो इस क्वेश्चन का मीनिंग समझे। देखो राइट एंगल ट्रायंगल तो समझ में आता है आप लोगों को, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास में, किसी भी ट्रायंगल में हमारे पास में 3 साइड्स होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास में एक एंगल 90 डिग्री का होता है और इसके जो अपोजिट साइड होती है उसको हमने क्या नाम दे रखा है, हाइपोटेनियस। क्या नाम दे रखा है, इसको हमने क्या नाम दे रखा है, बेस। और इसको हमने क्या नाम दे रखा है, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस के अलावा ये जो बाकी की 2 साइड्स मेरे पास में बचती हैं, ये लेग्स कहलाती है ट्रायंगल की। क्या कहलाती है, ठीक है। ये आपको बोल रहा है सम ऑफ लेग्स। इसका मतलब ये हमारे से क्या पूछना चाह रहा है, क्या आप यहां पर P प्लस B की वैल्यू बताओ कितना आएगी। अब यहां पर जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले उस पर ध्यान देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या क्या गिवन है आपको। सबसे पहली चीज तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही गिवन है इसके अंदर, जो हमने बना चुके हैं यहाँ पर। सेकंड नंबर आपको यहाँ पर बोला गया कि राइट एंगल ट्रायंगल जो इसका पेरीमीटर है वो आपके पास में कितना है, मतलब आपके पास में P प्लस B प्लस H, इसकी वैल्यू यहाँ पर 132 गिवन है, ठीक है। एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स मींस P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल 6050, ठीक है। ये आपको गिवन है। फर्स्ट नंबर आपको ये गिवन है, सेकंड नंबर आपको यहां पर ये गिवन है, गिवन है ना। आज एक ही क्लास है वैसे अपनी, कल अपनी 2 क्लासेस हैं, ठीक है। और पैरेलल आप लोगों के चल रहा है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अलजेब्रा ही पढ़ रहे हो आप, यही पढ़ रहे हो, ठीक है, ठीक, इतना हो गया। अब ये इंफॉर्मेशन है ना, इसी से मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पर लिखते आता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल H स्क्वायर, और इसमें हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के प्लेस में H स्क्वायर पुट कर सकते हैं। मतलब इक्वेशन नंबर सेकंड में मैंने उसका डायरेक्टली यूज कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप यहाँ पर इसके प्लेस पर H स्क्वायर रख सकते हो। H स्क्वायर यहाँ पर पहले से है तो आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाना चाहिए। इसको कैलकुलेट करके कैसे आएगी कि हम यहाँ पर 2H स्क्वायर लिखेंगे, कितना आया 6050। H स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 3025, ठीक है। 3025 किसका स्क्वायर रूट होता है पता है, 55 का,
ठीक है, कैसे निकाला मैंने कि अगर आपके पास में कोई भी इस तरीके का एक नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, तो आप किस तरीके से स्क्वायर देखते हो, इस नंबर से एक नंबर ज्यादा कर दो, जो यूनिट डिजिट है उसका तो स्क्वायर करने पे 25 आना ही है, इसके आगे जो भी नंबर है उससे एक डिजिट ज्यादा बढ़ जाओ, 5 से 6 पे आ जाओ और 5 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, तो 30 और 2 5 मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 55 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास में यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, 55 आ जाना चाहिए। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब अगर मेरे पास में हाइपोटेनियस की ये वैल्यू है तो मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहां पर p प्लस बी की तो वैल्यू निकालना चाहते हैं ना, हम इसके प्लेस में p प्लस बी और हाइपोटेनियस की जगह पर मैं 55 पुट कर दूं तो ये 132 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो p प्लस बी की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 132 माइनस 55, तो कितना बचा है, 12 माइनस 5 तो 7 हो गया और 12 माइनस अगेन 7 हो गया। ठीक है, तो आपके पास में p प्लस बी की वैल्यू कितने आ जाना चाहिए, 77। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, देखो यहां पर हमने 2-3 तरह के कंसेप्ट देखे इसी क्वेश्चन के अंदर, एक ही क्वेश्चन में हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सीखा। ठीक है, हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सीखा, राइट एंगल ट्रायंगल में जो अप्लाई होती है। और अगर आपके पास में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम किन्हीं भी 2 इक्वेशंस बना करके उनको पहले सॉल्व करते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आज के लिए काफी, तो इससे आगे अपन पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जो बच्चे ऑनलाइन है बेटा, समझ में आ रहा है सबके? यस सर। ओके, ठीक है, आप लोग लिख लो इसको, फिर अपनी मीटिंग ओवर करता हूँ।